गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 5 2022। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ आपके लिए नए टॉपिक्स लेके आए हैं। आज मोस्टली टॉपिक नए हैं, एक आधा थोड़ा सा पुराना है लेकिन उसमें भी कुछ एडिशन हम लोगों ने यहाँ पे किया है, तो देखने वाले हैं थोड़ा सा इन टॉपिक्स के बारे में। तो सर्विस चार्ज के बारे में पहले बात करेंगे। अभी आपको सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा रेस्टोरेंट वगैरह में। सीआईडी के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में पहले हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं की है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। सीबीआई के बारे में, एनआईए के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, सीआईडी के बारे में पहली बार बात करेंगे। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, ये आज के लिए आज का एडिटोरियल सेक्शन है और आज काफी अच्छे एडिटोरियल्स आए हैं जिनमें से मैंने इसको चूज किया है, लेकिन एडिशनल आर्टिकल्स में आप डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हो जाके। सिंगल यूज प्लास्टिक फाइनली इंडिया में बैन हो चुकी है। कौन कौन सी आइटम्स बैन हुई हैं, क्यों बैन हुई हैं, उनका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्पेस सस्टेनेबिलिटी जबरदस्त एकदम, आज का नहीं मैं बल्कि इस हफ्ते का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि मुझे इस आर्टिकल से डायरेक्ट मेंस में आंसर दिखाई दे रहा है। साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से आपसे सवाल पूछा जाएगा, एकदम जबरदस्त। तो इसको आपने सेव कर लेना है, फ्यूचर के लिए आपके बिल्कुल काम आएगा। डिजिटल पेमेंट एंड यूपीआई, आपको सबको इसके बारे में पहले से पता ही है, थोड़ा सा रिफाइन करेंगे हम लोग इस बात चीजों को। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आज थोड़े से कम है, लेकिन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, राइट। एक दो एडिशनल आर्टिकल है, वहां पे हम लोग थोड़ा सा जाके इसको देख सकते हैं। तो फ्रंट पेज पे एक बार देख लेते हैं क्या है। शिंदे विंस वोट, सेज ही इज विद द सेना। तो देखिए बस कि मैं इस न्यूज में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे काम की नहीं है, पूरी तरह से फैक्चुअल तरह का न्यूज है। लेकिन जब हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, राइट, तो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमारे पास 11th स्टैंडर्ड की बुक है। एक तो है पॉलिटिकल थियरी, है ना, आपने पढ़ा होगा जरूर उसको, और एक हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग। तो आप जब इन बुक्स को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, कैसे मेजोरिटी काम करती है, मल्टी पार्टी सिस्टम के पीछे पर्पस क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, इंडिया ने टू पार्टी सिस्टम की बजाय मल्टी पार्टी सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया, इसके बेनिफिट क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो पॉलिटी के बारे में बहुत जबरदस्त बुक है। 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में हमारी एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग बहुत जबरदस्त बुक है, तो इसलिए हम लोग इस पे खास हम लोग नहीं जाने वाले हैं, हमारे काम की चीज नहीं है। फाइनली बेसिकली हुआ क्या कि जो हाउस था महाराष्ट्र में, जो हाउस है वहां पे जो है मेजोरिटी जो है वो साबित हो गई है, शिंदे वाले ग्रुप और इन्होंने मिला के जो है 164 एमएलए को बना दिया गया है। तो वो सारी चीजें हैं, है ना, आप थोड़ा देख सकते हो। वीप वाला एक यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए बात यह है कि जो व्हीप का मतलब ये होता है कि जैसे जितने भी पार्टी के मेंबर्स होते हैं ना, उनको डायरेक्शन दी जाती है। जैसे मान लो मैं क्लास में हूं, आपको पढ़ा रहा हूं और मैंने आपको जो है एक आंसर लिखने के लिए दिया और मैंने कहा बेटा इसको आंसर को कल आपने लिख के ले आना है, ये एक व्हीप है। मतलब डायरेक्शन दिया मैंने आपको, इट्स लाइक अ व्हीप। और आई एम ऑल्सो अ व्हीप, आई एम गिविंग यू डायरेक्शंस टू डू समथिंग। आप अगर वो नहीं करके लेके आओगे तो मैं आपको क्लास से आपका एडमिशन काट दूंगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा क्लास में, आप जाइए यहां से, बाय बाय, घर पे टाटा कर लीजिए। ये होता है व्हीप। तो हाउस के अंदर जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्शन दी जाती है व्हीप के द्वारा, जो कि पार्टी का डायरेक्शन होता है कि आपको इस बिल के ऊपर कहां वोट करना है, कैसे वोट करना है कि नहीं करना है, अब्सटेन रहना है, वो सारी चीजें। तो अगर कोई उस व्हीप को फॉलो नहीं करता है तो उसको पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, उसकी मेंबरशिप रद्द की जा सकती है। तो यहां पे एक छोटा सा व्हीप भी एक सामने आया है कि जो उद्धव ठाकरे का जो सुपुत्र थे, उनका नाम जो है वो, उनका नाम पता नहीं क्या नाम है, ठाकरे ही है उनका नाम भी, है ना, आदित्य ठाकरे शायद नाम है, हाँ। तो उनको जो है व्हिप दिया गया था, उन्होंने व्हिप के जाके अगेंस्ट में जाके काम किया है, तो हो सकता है उसकी वजह से वो पार्टी से निलंबित हो जाएं। मुझे इस केस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, आपको पता करना भी नहीं है, बट आपको व्हिप के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए बस, ठीक है। कांग्रेस मूव्स अगेंस्ट राठौर फॉर द फेक न्यूज। फेक न्यूज हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी में ऑलरेडी फेक न्यूज को लेकर सवाल पूछा जा चुका है, फ्यूचर में भी सवाल पूछा जा सकता है। देखिए पर्टिकुलर न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम न्यूज नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इशू पढ़ते हैं। इशू यहाँ पे फेक न्यूज का है। फेक न्यूज क्या होती है, ठीक है, फेक न्यूज क्यों फैलाई जाती हैं, फेक न्यूज को फैलाने के जो है साधन मतलब मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, फेक न्यूज को कैसे कर्व किया जा सकता है, फेक न्यूज का क्या इंपैक्ट हो सकता है, फेक न्यूज की थोड़ी आप हिस्ट्री भी जानोगे, है ना, और कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से फेक न्यूज का यूज किया जाता है इंटरनेशनली, नेशनली, सोशल मीडिया का क्या रोल है फेक न्यूज में। इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, और फिर आप एग्जांपल्स भी यहाँ पे दे सकते हो।
एक बहुत फेमस एग्जांपल दिया जाता है 2012 के अंदर बेंगलुरु में जो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के ऊपर अटैक हो रहे थे बिकॉज ऑफ द फेक न्यूज। ऐसी फेक न्यूज फैला दी गई थी कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग रहते हैं वहां पे बेंगलुरु में, वो बच्चों को किडनैप करते हैं, ऐसा कुछ जो है फेक न्यूज फैला दी गई थी। और कई सारे जैसे दिल्ली में राइट्स हुए थे जब मिस्टर ट्रंप आए हुए थे इंडिया में, दैट वाज आल्सो फेक, बिकॉज ऑफ फेक न्यूज की वजह से वो सब हुआ था। तो कुछ एग्जांपल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कंटेम्प्रेरी, इस तरह की चीजें आप डेफिनेटली देख सकते हो। तो इशू को पकड़ना है आपने, है ना। न्यूज आपके लिए एग्जांपल एज एग्जांपल काम कर सकती है, उसके पीछे की कहानी आपको पकड़नी है। तो आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, वहां से डेफिनेटली आप इन चीजों को जाके पकड़ते हो। तो ये थोड़ा सा स्मार्टनेस भी चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, सिर्फ न्यूज पढ़ के नहीं निकल जाना है, उसके पीछे की कहानी भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। और बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है हिमाचल में, बस एक्सीडेंट में 13 लोग मारे गए हैं। और जब भी इस तरह की मैं न्यूज पढ़ता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है पर्सनली, क्योंकि मैं खुद हिमाचल में इतना ट्रैवल करता हूँ हिमाचल रोडवेज की बसेस में, और मैं सच्ची बताऊं तो बहुत दिमाग सा खराब हो जाता है। मेरे अभी भी आपसे बात करते गूस बम्स खड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को उस बस के अंदर देखता हूँ। बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं बहुत बार वहाँ हिमाचल रोडवेज वाले भी। और इस समय वहाँ पे मानसून चल रहा है और मिट्टी भी कमजोर है, लैंडस्लाइड होते रहते हैं। और अभी भी पिछले महीने भी एक यूपी से बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से 30-35 के करीब वो लोग थे, बस में जा रहे थे, वहां वो भी लोग जो है वैली में गिर गए थे, खाई में, उनकी डेथ हो गई थी। बहुत बार ऐसा भी होता है ना, जैसे हम लोग लखनऊ से जा रहे हैं तो हम लखनऊ से ही बस करवा के लेके जाते हैं, और इन बस जो ड्राइवर होते हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं होता पहाड़ों में कैसे बस चलाई जाती है ना, वो अपने नॉर्मल रोड्स पे चलाते हैं, तो इसीलिए भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो अगर आपको सजेशन दे रहा हूं, कभी आपको कोई प्राइवेट व्हीकल करके जाना भी है अगर हिली एरियाज में, तो ऐसे ड्राइवर को लेके जाओ जिसको पहले एक्सपीरियंस है ना, उससे पूछो और उससे प्रूफ भी मांगो कि आप पहले पहाड़ों में ड्राइविंग किया है कि नहीं किया है। और अगर आपने कभी का नहीं किया है तो भूल के भी कभी भी हिली रोड्स के ऊपर आपने ड्राइविंग नहीं करनी है, खासकर 4 व्हीलर्स, क्योंकि निकलने की जगह बहुत कम होती है वहां पे बहुत बार। तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपने अपने आप को थोड़ा अवेयरनेस फैलाना है अपने आसपास। तो इस तरह की चीजें हैं। बड़ा 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 खराब लगता है, किसी के फैमिली मेंबर्स होते हैं, किसी का कोई ड्रीम्स होते हैं लाइफ, और वो सारी चीजें रहती हैं, बड़ा बड़ा खराब लगता है। होटल कैन नॉट फोर्स कस्टमर्स टू पे सर्विस चार्ज, तो देखिए द हिंदू में भी आर्टिकल आया है, और यही सेम आर्टिकल आप आज हमारे इंडियन एक्सप्रेस में भी आया। मैंने इंडियन एक्सप्रेस वाले को थोड़ा चूज किया है क्योंकि बेटर वे में इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं कि वीडियो को लाइक किया करो यार, लाइक करने के बाद आगे बढ़ा करो। इतनी मेहनत तो आपके लिए करते हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के, तो थोड़ा सा अभी हमारे लिए कुछ करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप कर रहे हो तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में भी आप ध्यान दिया करो, ठीक है। तो व्हाट टू डू इफ रेस्टोरेंट्स ऐड सर्विस चार्ज थ्रू बिल। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूं, 2-3 महीने पर एक्चुअली ये जो सर्विस चार्ज वाली जो डायरेक्शन है ये सरकार ने 2019 में ही दे दी थी। 2019 से भी पहले में 2018 के अंदर ही सरकार ने डायरेक्शन दे दी थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस नहीं दिया गया था। इससे पहले डायरेक्शन 2017 में दिया गया था, लेकिन वो ऊपरी ऊपरी तौर पे दिया गया था, फिर 2018 में दिया गया। लेकिन भैया फाइनली अभी सरकार बहुत टाइट हो गई है और उन्होंने जो है कह दिया है रेस्टोरेंट वालों को कि आप किसी से सर्विस बिल नहीं लोगे। तो हुआ क्या था कि मैं 2-3 महीने पहले एक रेस्टोरेंट में गया, चाणक्यपुरी में, एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, और वहां पे जाके मैंने कुछ खाया पिया और मेरा जो है 1600 के अराउंड बिल आया था। लेकिन उसके ऊपर जो है 235 रुपये जो है वो सर्विस बिल था। और मैंने कहा भाई ये सर्विस बिल क्यों ले रहे हो, आपकी सर्विस तो बहुत खराब है ना। कि एक बार मैंने आपसे रोटी मंगवाई, दूसरी बारी में जब आपसे मैंने रोटी मंगाई आपकी रोटी 20 मिनट्स में आई, तब तक मेरा खाना ठंडा हो चुका था, और जब तक मुझे दोबारा भूख लग चुकी थी 20 मिनट्स के बाद। तो उन्होंने कहा नहीं सर, सर्विस चार्ज, हमारे रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग हैं तो इतना, इसलिए हम लोग थोड़ा डिले हो जाता है सर्विस, ये वो करके। तो मैंने कहा जब तुम हम सर्विस अच्छा दे ही नहीं रहे हो तो सर्विस चार्ज ले क्यों रहे हो। देन देवर लाइक के क्योंकि सर हम आपको सुविधा दे रहे हैं, यहाँ पे एसी चला रखा है, बढ़िया सोफा लगा रखा है, सामने एलईडी लगा रखी है, तो वो भी हम आपको सर्विस दे रहे हैं, तो उस सर्विस का तो आप ऑलरेडी चार्ज कर रहे हो ना। आप एक सामने कोई सड़क के ऊपर जो रेडी होती है वहां से अंडा मतलब आप बॉइल्ड एग खाते हो तो आपको 8 से 10 रुपए का मिलता है। वही आप बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको वही 20-25 रुपीज का देते हैं वो लोग। तो ऑलरेडी वो तो आपने आप जो सुविधाएं दे रहे हो उसका तो आपने चार्ज कर लिया ना, अलग से सर्विस चार्ज काहे ले रहे हो। तो वहीं पे काफी देर तक बहसबाजी हुई। फिर बाद में उसने जो है मुझसे 235 रुपीज खैर लिया नहीं, लेकिन हर लोग इतने अवेयर तो नहीं होते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये जो सर्विस चार्ज होता है ये ऑप्शनल होगा, ये मैंडेटरी नहीं होता है, और कोई भी रेस्टोरेंट इसको बाय डिफॉल्ट बिल के अंदर ऐड नहीं करेगा उसको। और यही नहीं, उसको इन्फॉर्म भी करेगा रेस्टोरेंट वाले कि भैया ये
सर्विस चार्ज वॉलंटरी है, आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। तो ये जो है कुछ डायरेक्शन दी गई है, बेसिकली 5 डायरेक्शन है। पहली तो ये है कि कोई भी सर्विस चार्ज को ऐड नहीं करेगा ऑटोमेटिकली बिल के अंदर, क्योंकि बिल के अंदर जब सर्विस चार्ज ऐड हो जाता है उसके ऊपर जीएसटी अलग से लगता है, तो भैया डबल डबल चीजें हो जाती हैं। पहली बात हमने सर्विस इतनी घटिया दिया, घटिया सर्विस के ऊपर हमने जीएसटी भी लगा दिया, तो गरीब आदमी बेचारा कभी कभी रेस्टोरेंट में जाता है खुशियां मनाने के लिए और वहां से उसका मुंह लटक के आता है ना, गए थे बर्थडे मनाने और आते ऐसे जैसे मातम मना के आए हों, सर्विस चार्ज इतना लगा देते हैं यार। दूसरा जो है यहाँ पे है, सर्विस चार्ज शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर किसी बाई अदर नेम। तो मतलब ऐसा, अब आपने सर्विस चार्ज का नाम चेंज करके एंटरटेनमेंट चार्ज कर दिया। रेस्टोरेंट बड़े बड़े चालाक होते हैं, तो सर्विस चार्ज नहीं लिखेंगे वहां पे, एंटरटेनमेंट चार्ज लिख देंगे, एंट्री फीस लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया ये आपकी टेक्निक नहीं चलेगी, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जो है आपके ऊपर हम लोग को फाइन लगा सकते हैं, और ये ऑप्शनल होगा, वॉलंटरी होगा, मैंडेटरी नहीं होगा। चौथा कहता है कि नो रेस्टोरेंट नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री और द प्रोविजन ऑफ द सर्विस बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ द सर्विस चार्ज शैल बी इम्पोज्ड। तो मतलब एंट्री पे वो नहीं लगेगा। पांचवा कहता है कि सर्विस चार्ज शैल नॉट बी कलेक्टेड बाय एडिंग इट टू द फूड बिल एंड लेवाइंग जीएसटी ऑन द, जैसे मैंने पहले बता ही दिया। तो कुछ चीजें हैं। व्हाट कैन द कंज्यूमर कैन डू, अगर आपकी भी सिचुएशन मेरे जैसी कभी होती है तो आप क्या कर सकते हो एज अ कंज्यूमर, हम लोग क्या कर सकते हैं। पहली बात तो हम उसको सीधा सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब मेरी इतनी ज्यादा पॉकेट मनी नहीं है, तो आपने जो सर्विस चार्ज लगाया प्लीज आप इसे रिमूव कर दीजिए, ठीक है, मेरे देने का मूड नहीं है, आपकी सर्विस घटिया है, कुछ भी हो सकता है रीजन आपका। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर वो लोग नहीं मानते हैं बाई चांस, है ना, तो आप 1915 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जितनी भी कॉलिंग सर्विसेज होती है बहुत अच्छी नहीं होती हैं, है ना, वो फोन लगता नहीं है उनका बहुत बार। तो आप जो है ये एनसीएच की मोबाइल ऐप आती है, आप इसके ऊपर जाके कंप्लेंट अपनी करवा सकते हो। उसके अलावा ई अदालत EDAAKHIL.NIAC.in, ठीक है, आप इसके ऊपर भी जाके कंप्लेंट अपनी दर्ज करवा सकते हो। चौथा जो है, आप डीसी साहब के पास जा सकते हो, बोलिए उनको सर हम लोग खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आपके जो है यहाँ पे क्या हो रहा है एरिया में, आप थोड़ा देखिए सर्विस चार्ज वगैरह लगाया जा रहा है। तो कुछ चीजें आप ये कर सकते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस ये इश्यू क्यों की गई, आपको पता ही है कि एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लगाया जाता है, लोगों की इनकम कम हो गई है, वो सारी चीजें 2017 में सरकार ने गाइडलाइंस दी थी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ हो नहीं रहा था। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपनी मन से ये लगाया है, बहुत सारे रेस्टोरेंट के जो ओनर्स वगैरह थे उनको कंसल्ट करके सरकार ने ये लगाया है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। व्हाट डू रेस्टोरेंट्स एंड द होटल से, तो इनका तो ऑफ कोर्स मेजोरिटी तो यही कहेंगे कि इट्स अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसी, है ना, तो नो इलीगैलिटी इन द लिवाइंग द सर्विस चार्ज। और कई बार मैंने ये भी देखा गया था 2017 के बाद से, कई बार कनॉट प्लेस वगैरह में हम लोग जाते थे रेस्टोरेंट वगैरह में फ्रीक्वेंटली, तो वहां पे लिखा रहता है कि सर्विस चार्ज इज मैंडेटरी, अगर आपको सर्विस चार्ज नहीं देना है तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, आपको एंट्री में आने की जरूरत ही नहीं है। जो है सीपी के अंदर एक रेस्टोरेंट कम बार है जिसका नाम है माई बार, इनर सर्कल के अंदर है। जब भी आप उसके अंदर एंट्री करते हो, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो वो ऑलरेडी आपको बोलते हैं कि सर 10% सर्विस चार्ज हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, अगर आपको यहाँ पे आना है तो ऑलरेडी ये कंडीशन आप फुलफिल करिए, अदरवाइज वापस जा सकते हो। तो ये भी कर सकते हैं रेस्टोरेंट वाले, लेकिन उसके बाद जाएगा कौन, कंज्यूमर जाएगा ही नहीं ना उस केस में। तो ये कुछ चीजें थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड है ये चीजें, आप इसको फेस करने वाले हो फ्यूचर में, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर मैंने समय दे दिया है, क्योंकि पर्सनल टच हो गया ना यार। कर्नाटका एडीजीपी हेल्ड इन पीएसआई रिक्रूटमेंट स्कैम। भैया देखो यार, इतना बड़ा आदमी है अमृत पॉल जी, इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, समाज में एक इज्जत है, रुतबा है ना, और फिर वो इस तरह के केस में पकड़े जाते हैं। यार क्या इज्जत रहती है, वो कहते हैं ना कि इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इज्जत गंवाने में आपको 2 सेकंड नहीं लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के, और जब हम लोग तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की शुरुआत में, हम लोग बहुत ईमानदार रहते हैं, करप्शन वगैरह नहीं करते हैं ऑल दैट, लेकिन धीरे धीरे वो ब्यूरोक्रेसी में बहुत करप्शन है, पुलिस ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, बहुत करप्शन है। तो इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने आते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली जब कोई इतना बड़ा ऑफिसर पकड़ा जाता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि यार इस आदमी ने कितना इज्जत कमाया होगा, और अभी इसी के समाज के लोग इसको किस नजर से देखेंगे, है ना, उसको हमेशा करप्ट बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो इज्जत जो कमाया था मिनटों में चला जाता है, तो ये सब नहीं करना चाहिए, और देर सवेर पकड़े ही जाते हैं, आप कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, है ना, आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते, राइट, कभी ना कभी पकड़े जाओगे। तो सीआईडी बेसिकली जो है इनको अरेस्ट किया है, और ये स्कैम के अंदर पकड़े गए, जो वहां पे पीएसआई पीएसआई मतलब जिसे हम लोग जो है पुलिस इंस्पेक्टर के लिए, जो सब इंस्पेक्टर के लिए जो एग्जाम वगैरह होता है,
उसको लेके है, क्योंकि ये जो एडीजीपी हैं इनके पास चार्ज होता है कि जो ओएमआर सीट वगैरह होती हैं जहां पे एग्जाम देते हैं बच्चे, वो अपने ऑप्शंस वगैरह लगाते हैं, उसके अंदर इन्होंने धांधली किया और बहुत सारे बच्चों की ओएमआर बाहर निकलवा दी गई और उन बच्चों ने बाद में वो अपनी ओएमआर शीट भर दी एग्जाम के बाद में रात को बैठ के, तो वो टॉपर हो गए भैया, और 35 से 40 लाख रुपए उन्होंने दिए थे इस चीज के लिए। तो भैया करोड़पति हो गए ये लोग, तो बहुत पैसा कमाया इन्होंने तो, लेकिन फाइनली पकड़े गए हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी 50-60 लोग पकड़े गए हैं, 60 लोग पकड़े गए हैं टोटल अभी तक, और बहुत सारे लोग और पकड़े जाएंगे डेफिनेटली। तो यार इस तरह की चीजें ठीक नहीं है, पहली बात तो ये। तो एथिकल और मोरल और अपनी ड्यूटी के प्रति हम लोगों के ईमानदार रहने की जरूरत है। सरकार आपको उतनी इतनी अच्छी सुविधाएं देती है, सैलरी देती है, मेडिकल पर्क्स देती है, आपको रहने के लिए घर देती है, पावर देती है, प्रेस्टीज देती है, फिर भी आप काहे करते हो? तो ये जो लालच है ना, लालच ये कभी रुकता नहीं है। एक बार लालच आपने करना शुरू कर दिया, फिर आप फंसते चले जाते हैं उसके अंदर। तो सीआईडी बेसिकली न्यूज में है, तो मैंने सोचा आपको सीआईडी के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं। तो सीआईडी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जो है 1902 में बनाया गया था, और आपको बताता चलो ये सेंट्रल नहीं होता है, हर स्टेट के अंदर अलग अलग सीआईडी होता है। तो ये स्टेट वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई खास लेना देना नहीं है। और जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल होते हैं, डीआईजी होते हैं, वो इसको जो है बेसिकली इन्वेस्टिगेशन वगैरह यहाँ पे करते हैं इस ब्रांच में, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और ये जो इंडियन स्टेट पुलिस का पार्ट है ना, ये आईपीएस का पार्ट नहीं है, राइट, इंडियन स्टेट पुलिस का पार्ट है। थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड जो केस होते हैं उनको ही लेता है, अदरवाइज तो पुलिस ही काम कर देती है। हैंडेड ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द हाई कोर्ट के। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, ये सिर्फ उन्हीं केसेस को हैंडल करता है जो कि स्टेट के अंदर में आते हैं, सेंटर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो हाई कोर्ट जो है इनको केस दे सकता है। और कहीं कहीं सही सारी ब्रांचेस होती हैं, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, सीबीसीआईडी, एंटी नार्कोटिक सेल होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल होता है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, हैंड राइटिंग एंड द फोटोग्राफी ब्यूरो वगैरह, वो सब रहता है। सीआईडी आपने खूब देखा होगा, टीवी वगैरह पे आता है ना। और ये सारी थोड़ा सा आपको सीआईडी के बारे में पता होना चाहिए, मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा आपके लिए निकाल दिया था टॉपिक को। एनफोर्सिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, कोई पुराना टॉपिक है ये तो अभी वैसे, लेकिन अभी 1 जुलाई से जो है, मतलब 2-3-4 दिन पहले से इंडिया में बैन लग चुका है सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर। आप बोलोगे सर सिंगल यूज प्लास्टिक और बैन लग चुका है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से जो है वो मिनरल वाटर की बोतल तो बिक रही हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे 21 आइटम्स को आइडेंटिफाई किया जिनको बैन किया है। धीरे धीरे बाकी आइटम्स को भी बैन कर दिया जाएगा। 21 आइटम्स कौन सी हैं आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, मैंने लिस्ट आपके लिए बनाई है, ठीक है। ईयरबड्स जो है, प्लास्टिक स्टिक्स, कैंडी स्टिक्स, स्पून्स, नाइव्स, स्ट्रॉज, कटलरी वगैरह, तो 21 आइटम्स इस तरह की ऐसी हैं। बाकी जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है जिसमें हम लोग सामान को पैकेज करते हैं, और ये प्लास्टिक पैकेजिंग एक्चुअली मेजर कंट्रीब्यूटर होता है प्लास्टिक वेस्ट के लिए, इसको भी सरकार ने बैन नहीं किया है। धीरे धीरे हो सकता है सरकार कर देगी। और जो मिनरल वाटर की जो बोतल्स होती हैं उनको भी बैन नहीं किया है सरकार ने फिलहाल। आने वाले समय में डेफिनेटली इसको भी सरकार करने वाली है, कुछ ऑल्टरनेटिव यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में सब कुछ हो रहा है, और हम लोगों ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 किया था, उसके तहत बेसिकली ये सारी चीजें हो रही हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बैन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द बैन विल नॉट बी अप्लाई ऑन द कमोडिटीज मेड अप ऑफ द कंपोस्टेबल प्लास्टिक। कंपोस्टेबल प्लास्टिक पर बैन नहीं है, ऐसी प्लास्टिक पर बैन है जो इजीली डाइजेस्ट मतलब डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये तो अभी जुलाई है भैया, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 30 सितंबर के बाद पॉलीथीन बैग्स उनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा जिनकी जो थिकनेस है वो 75 माइक्रोन से कम है। और दिसंबर 31 के बाद उनको बैन कर दिया जाएगा जिनकी थिकनेस 120 माइक्रोन से कम है। समझ रहे हो? तो बेसिकली आने वाले समय में जो थिक प्लास्टिक बैग्स होते हैं, पॉलीथीन वगैरह जो रहते हैं, कैरी बैग्स होते हैं, उनको ही अलाउ किया जाएगा, थिन को नहीं किया जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? देखिए जो थिक बैग्स होते हैं ना, इनको इजीली होता है इनको मैनेज करना। जो रैग पिकर्स होते हैं, जो मतलब जो सामान को उठाते हैं, कबाड़ी रहते हैं, वो इसको आसानी से इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन जो थिन वाले होते हैं, बारीक वाले होते हैं, उनको रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। मैंने बार बार एक तरह की लगभग सेम इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा आगे अगर बढ़ते हैं तो जो हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है उसने ये भी कह दिया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कि अगर कोई वायलेट करता है तो उसको 5 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। और अगर कोई बार बार इसको रिपीट करता है तो हर दिन उसके ऊपर 5,000 रुपए का फाइन लग सकता है, ठीक है। और कंपनी जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके ऊपर भी हम लोग पेनल्टीज लगा सकते हैं, राइट। तो ये इन्होंने कहा है। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का ये कहना है कि 88,000 यूनिट जो है इंडिया में काम करती हैं, जो प्लास्टिक वगैरह ये सामान बनाती हैं, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट होगी। और 2 मिलियन के लगभग लोग वहां पे एम्प्लॉयड हैं,
मतलब 20 लाख के लगभग लोग वहां पे एम्प्लॉयड हैं और 25,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी होता है, तो ये सारे का सारा सेक्टर इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन सरकार का कहना है कि देखो भैया करना तो है ही, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब एक इंडस्ट्री बैन होती है तो नई इंडस्ट्री हम लोग यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव बेसिकली जो इंडस्ट्री हम लोग यहाँ पे बात करें जो इससे रिप्लेस करेगा, है ना, जो बेसिकली हम उस इंडस्ट्री बात कर रहे हैं कि जहां जो बायोडिग्रेडेबल होंगे, तो प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट वगैरह से बनाई जाएगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा भी हुआ है, जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक है उसको बैन नहीं किया गया है, क्योंकि कंपोस्टेबल प्लास्टिक वो होती है जो कि हमारे रिन्यूएबल मटेरियल से बनाई जाती है, जैसे कॉर्न, पोटैटो, वो सब चीजों से बनाई जाती है, स्टार्च, सेलुलोज, सोयाबीन, प्रोटीन वगैरह, वो लैक्टिक एसिड वगैरह से बनाई जाती है, तो इसको आसान होता है डिकम्पोस्ट करना, तो इसलिए इसके बैन नहीं लगाया गया है। और ये नॉन टॉक्सिक भी होते हैं डेफिनेटली, और जब ये डिकम्पोज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बायोमास वगैरह वो दोबारा से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाता है, तो इनका नुकसान नहीं है, ये टॉक्सिक नहीं होते हैं। तो एक नया इंडस्ट्री बैन हो गया है, पुराना इंडस्ट्री बैन हो गया है, नया इंडस्ट्री पैदा हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, और इंडिया वर्ल्ड लीडर्स में भी आ गया है अभी, क्योंकि प्लास्टिक बैन इंडिया ने कर दिया है। कुछ ही गिनी चुनी ही कंट्री में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत कम इसको बैन किया गया है। देखिए यूज प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलोगे सर या कि यूरोपियन कंट्री तो इतना ज्यादा वो चीजें करती हैं अपने लिए, फिर वो क्यों नहीं करती हैं। देखिए बैन करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, समझ रहे हो बात को, उसको आप रिसाइकल करिए ना, उसकी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करिए, ये होना चाहिए, है ना। प्लास्टिक यूज करना दिक्कत नहीं है, वो प्लास्टिक बेकार में पड़ी रहती है, हम उसको रिसाइकल नहीं करते हैं, उसको मैनेज नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्लास्टिक को वेस्ट को कर्व करने के लिए और भी हमारे पास कई सारे मिशन हैं, स्वच्छ भारत मिशन है, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है, प्रोजेक्ट रीप्लान है, अन प्लास्टिक कलेक्टिव है, तो ये आपको पता होना चाहिए आगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा इससे बेनिफिट क्या है, लिमिटेशंस क्या है कंपोस्टेबल प्लास्टिक की, जो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया ऊपर, ये थोड़ा सा आप जाके आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। कंटेंट आपको मिल ही जाता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है, वहां से जाके आप डाउनलोड इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि हम लोगों का परसों से हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 3 जुलाई से। तो जो बच्चों ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया था, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इससे पे जो है आप कॉल करके मैसेज करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस पे लिंक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपकी हर जरूरत का हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखा है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, डेली नोट्स आपको मिलेंगे, क्विज आपको मिलता है, पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे और वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको दिया जाता है। हर चीज हम लोग यहाँ पे आपकी इस कोर्स के अंदर पूरी करने वाले हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप कर सकते हो। म्यांमार होस्ट फर्स्ट रीजनल मीटिंग सिंस कूप। कूप का मतलब ये होता है कि जब वहां की लेजिटिमेट गवर्नमेंट को मिलिट्री वाले जबरदस्ती इलीगल तरीके से उसको हथिया लेते हैं, तो म्यांमार के अंदर वही हुआ है। तो काफी समय से म्यांमार के अंदर कोई इंटरनेशनल मीटिंग नहीं हुआ था। तो चाइना क्योंकि चाइना खुद एक डेमोक्रेसी नहीं है, सीधी सी बात है। तो चाइना की आप एक चीज देखोगे, बड़ी कॉमन चीज है, जिस भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पे डिक्टेटरशिप है, अथॉरिटेरियन रूल है, वहां पे भैया वो चाइना के पक्के दोस्त हैं। लेकिन जहां पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, जहां पे ह्यूमन राइट्स होते हैं, वहां पे चाइना उनसे जो है 10 कोस दूर रहता है। ये आपने भी नोटिस किया होगा। तो म्यांमार की बहुत बनती है चाइना के साथ, क्योंकि म्यांमार का पूरा डिफेंस सेक्टर जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंड करता है, और चाइना म्यांमार का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। तो अभी एक मीटिंग की गई है इन्होंने, बस आपको ये नाम याद रखना है, लकांग मिकोंग कोऑपरेशन ग्रुप, ठीक है। मिकोंग एक बहुत बड़ी रिवर है वहां पे, और इसकी मीटिंग हुई है, दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे आपको कुछ नहीं करवाना है। हुआ कहां पे ये, सोलिडेरिटी फॉर पीस एंड द प्रोस्पेरिटी इन द सेंटर ऑफ सिटी ऑफ द बेगान, ठीक है। बेगान एक सिटी है वहां पे, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए आपको मैं सवाल पूछता हूं, जो कि यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है। मिकोंग गंगा भी हमारे पास एक ग्रुप होता है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है मिकोंग गंगा के अंदर, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यूपीएससी का सवाल है, 2014 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो दीजिए नीचे जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नीड फॉर द स्पेस सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मेंस में यहां से सीधा सीधा सवाल आने वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस सस्टेनेबिलिटी, डिस्कस द प्रॉब्लम एंड सम सॉल्यूशंस रिगार्डिंग स्पेस सस्टेनेबिलिटी। इस तरह का सवाल सिंपल साहब से आ सकता है ना। तो क्योंकि देखिए भैया इंसान है ना, तो हम लोगों ने सिर्फ सड़कों पे ही भीड़ नहीं कर रखी है, हम लोगों ने स्पेस के अंदर भी भीड़ कर रखी है। हजारों की संख्या में सैटेलाइट जो है हम लोग छोड़ते हैं, और उनमें से बहुत देखिए सैटेलाइट कहां कैसे जाता है, रॉकेट पे जाता है ना, तो रॉकेट पे सैटेलाइट जाता है,
तो रॉकेट क्या है? रॉकेट इज जस्ट अ व्हीकल। सैटेलाइट तो जाके वहां पे अपना काम करता है, लेकिन ये बाद में रॉकेट जो है ना वो तो वहीं पड़ा रहता है ना, तो ये वेस्ट हो जाता है। इसे कहते हैं स्पेस डेब्रीज, है ना। वैसे तो ये इसकी स्पेलिंग होती है DEBRIS, लेकिन इसमें एस जो है साइलेंट होता है, इसे डेब्री कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये समस्या है भैया, इंसान ने सिर्फ सड़कों को नहीं, सिटीज को नहीं, बल्कि स्पेस को भी भीड़ भड़क्का कर दिया है। तो उसको लेके जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो भी मिशन होने वाले हैं वो सस्टेनेबल होने चाहिए। तो बेसिकली बात ये हुई कि अभी जून 23 को यूके के अंदर उन्होंने एक सबमिट किया, स्पेस सस्टेनेबिलिटी सबमिट किया इन्होंने, और ये 4th सबमिट था, इससे पहले 3 सबमिट हो चुके हैं, विद द कोलैबोरेशन ऑफ सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन। ये थोड़ा अपने ध्यान रखना है। अगर आपका थोड़ा सा क्यूरियस हो तो स्पेस वर्ल्ड फाउंडेशन के बारे में जाके थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस, जिसे कोपस कहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस, ये 2019 में जो है इसने अडॉप्ट किया था 21 वॉलंटरली नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस टू एंश्योर द लॉन्ग टर्म। तो ऐसे 21 गाइडलाइंस दी गई थी पूरी दुनिया को, हर कंट्री को दी गई थी कि आप इन चीजों को फॉलो कीजिए। ठीक है, कौन कौन सी चीजें थी आगे बात करेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्पेस का क्या मतलब होता है? देखिए, आपको पता है सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबिलिटी इज समथिंग जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, है ना, शॉर्ट टर्म नहीं करते हैं। तो जैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसमें प्रेजेंट जनरेशन अपनी जरूरतों को पूरा करती है और फ्यूचर जनरेशन की जो जरूरतें होती हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। बेसिकली इट्स अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इट्स अ बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे ही हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ आउटर स्पेस की भी बात करते हैं। इनका यह कहना है कि भैया आज हम लोग हजारों की संख्या में सैटेलाइट छोड़ते हैं, ये आप इस तरह से करिए ताकि फ्यूचर के जो मिशन होंगे उनको नुकसान ना हो। इसे कहते हैं सस्टेनेबल आउटर स्पेस यूज। ठीक है, तो वही उन्होंने कहा है कि ऑर्बिटल क्राउडिंग हम लोग कर रहे हैं भैया, भीड़ भड़का हम लोगों ने बहुत सारा कर दिया है, इसकी वजह से बहुत सारे थ्रेट होते हैं, है ना, जो फ्यूचर में ऑपरेशन होंगे, जो क्रू की सेफ्टी होती है, सैटेलाइट की सेफ्टी होती है, वो सारी प्रॉब्लम होती है। इवन इंश्योरेंस की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि जो सैटेलाइट के अंदर इतने सारा सामान होता है, आप सीधी सी बात है, सोच के देखिए, एक सैटेलाइट के अंदर एक कैमरा लगाया गया, एक हाई एंड कैमरा लगाया गया, किसी प्राइवेट कंपनी इस कैमरे को बनाया होगा, है ना, उससे हम लोगों ने इसको हायर किया होगा या खरीदा होगा, तो ये हमें गारंटी देगा ना कि भैया 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो इंश्योरेंस क्लेम होता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, क्योंकि इस सैटेलाइट को बनाने में, लॉन्च करने में बहुत खर्चा आता है, सेफ्टी का रीजन भी होता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी दिक्कत होगी फ्यूचर में, अगर इस डेब्रिस की वजह से अगर वहां पे कुछ चीजें खराब होती हैं, कोई टूट फूट होती है, कोई क्रैश हो जाता है, वो सारी चीजें, है ना। उसके अलावा जो सोलर और मैग्नेटिक जो स्टॉर्म्स आते हैं सन से, तो वो भी डैमेज कर देते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह को। तो जितना ज्यादा डेब्री होगा उतने ही चांसेस हो सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम को के इम्पैक्ट होने के। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैसे हम लोग इंश्योर कर सकते हैं? इसके लिए एक सबसे बड़ा रीजन होता है, रीयूज कर सकते हैं हम अपने सैटेलाइट्स को, है ना, रॉकेट्स को और सैटेलाइट को रीयूज कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, वो वन वे ट्रेवलिंग करते हैं, एक बार ऊपर चले गए खत्म, लेकिन हम लोग उस रॉकेट को धरती पे दोबारा बुला सकते हैं, उस रॉकेट पे हम लोग नेक्स्ट टाइम सैटेलाइट को यूज कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबल जो सैटेलाइट या रीयूजेबल जो रॉकेट की टेक्नोलॉजी है, इसको जो है हम लोग डेवलप कर रहे हैं, नासा भी इसको डेवलप कर रहा है, स्पेस एक्स भी कर रहा है, और हमारा जो इसरो भी कर रहा है। अभी फ्यूचर में प्रॉपर हुआ नहीं है, स्पेस एक्स ने कुछ किया है, काफी सक्सेस भी मिला है स्पेस एक्स को, लेकिन अभी उतना ज्यादा नहीं हो पाया। इससे ना बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, इससे सेफ्टी हो जाएगी, और जो कबाड़ है वहां पे जो पूरा कचरा है वो कचरा भी कम हो जाएगा, और जो है सस्ता भी हो जाएगा, है ना, सस्ता भी हो जाएगा। तो चीपर जो है हम लोग भेज सकते हैं फ्यूचर में इकोनॉमिकल तरीके से सैटेलाइट वगैरह को। तो व्हाट डज द यूके प्लान फॉर द स्पेस सिस्टम, जो यूनाइटेड किंगडम का क्या प्लान है? तो यूनाइटेड किंगडम का जो प्लान है उसे कहा जाता है एस्ट्रोकार्टा, ये अपने ध्यान रखना है। और अमेरिका में एक अकॉर्ड हुआ था जिसे कहते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड। ठीक है, इस मॉडल के तहत जो है उन्होंने ये किया है, एस्ट्रोकार्टा और आर्टेमिस अकॉर्ड, आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है आपको वो। ठीक है, इसके अंदर 4 चीजों पे ध्यान रखा गया है कि प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन होना चाहिए, जो G7 है हमारा, वो प्रॉपर तरीके से एंगेजमेंट होनी चाहिए G7 कंट्रीज की, सेफ्टी होनी चाहिए, क्वालिटी रिलेटेड चीजें उन्होंने बात कही है, और फंडिंग की बात की है। 6.1 मिलियन जो है वो डबरी रिमूवल पे हर साल खर्चा आएगा। ठीक है, और जापान वगैरह के अंदर तो ऑलरेडी ऐसे कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि जो स्पेस वाला कचरा है उसको साफ किया जा रहा है। वेयर डज इंडिया स्टैंड, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का यहाँ पे क्या रोल है, ये जो कचरे को साफ करने के लिए या फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए। बहुत बढ़िया आर्टिकल है, इसरो का प्रोग्राम है जिसे कहा जाता है प्रोजेक्ट नेत्रा। ठीक है, ये क्या करता है, स्पेस डेब्री को मॉनिटर करने का काम करता है, क्योंकि मॉनिटर करोगे तभी तो साफ करोगे ना।
कहाँ पे है वो, आपको लोकेशन ही नहीं पता होगी तो भैया साफ कैसे करोगे। तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। उसके अलावा हेडक्वार्टर जो है हमारा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस जिसको बोला जाता है, इसको प्रॉपर तरीके से इनोग्रेट किया है। मतलब अभी इसरो फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लेने वाला है जिससे हम लोग स्पेस डेब्री वगैरह को कम कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया होस्ट प्रोमाइजिंग स्टार्टअप्स, इंडिया में कुछ स्टार्टअप्स हैं जैसे अग्निकुल और स्काई रोड, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टार्टअप्स हैं ये। तो ये लोग भी जो है छोटे छोटे पेलोड्स बनाते हैं, रीयूजेबल सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास जो ध्रुव स्पेस है, हमारा जो एक प्रोग्राम है ध्रुव स्पेस, वो भी हाई टेक सोलर पैनल बनाता है जिससे जो है जो सैटेलाइट के अंदर उसको वो लगाएंगे और इससे क्या होगा, हमारे स्पेस का जो मिशन का जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाता है ना। आज हम लोग जो सैटेलाइट छोड़ते हैं ये 10 साल से ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन जो ध्रुव स्पेस है वो इतनी हाई टेक और इतने बढ़िया क्वालिटी वाले सोलर पैनल बना रहा है कि जिसकी वजह से वो 15 या 20 साल तक काम कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब आपकी लाइफ बढ़ेगी तो स्पेस डेब्री भी कम होगा, है ना, आपको नया नया लॉन्च करने की हर साल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तरह चीजें हैं। उसके अलावा अमेरिका के साथ हमारा जो 2+2 डायलॉग हुआ था उसमें भी हम लोगों ने स्पेस के बारे में बात किया था और डेब्री वगैरह को मॉनिटर करने की बात कही गई थी, राइट। तो वो कुछ कुछ चीजें हैं। उसके अलावा जो है एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं, ठीक है, उनको जो टेस्ट किया जा रहा है वो भी जो है ठीक ठाक तरीके से किया जाएगा, सस्टेनेबल तरीके से किया जाएगा, कुछ कुछ बातें इन्होंने कही हैं। उसके अलावा ये बहुत बढ़िया चीज है, इसरो इज डेवलपिंग अ डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पेडएक्स। ये आपको पता होना चाहिए। डॉकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने कोई सैटेलाइट छोड़ रखा है, मान लो कोई सैटेलाइट है, ठीक है, ये कोई सैटेलाइट आपने स्पेस में इसको छोड़ रखा है। अब होगा क्या, मान लो इसके अंदर कुछ खराबी आ गई, ठीक है, खराब हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सैटेलाइट के ऊपर डॉक कर सकते हैं। डॉक का मतलब जैसे पार्किंग में जो है वो गाड़ियां लगाई जाती हैं, तो इससे हम लोग इसकी रिपेयर कर सकते हैं, है ना, इसकी रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयर करेंगे तो इसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमारा मोबाइल खराब हो जाता है, रिपेयर करवा दिया, 2 साल भर और चल जाता है, इसे कहते हैं डॉकिंग सिस्टम। तो इसरो जो है इस सिस्टम को डेवलप कर रहा है और बहुत जल्दी इसको बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप कर भी लेंगे हम लोग। तो इससे क्या होगा, जो डेब्री वगैरह है वो कम हो जाएगी। आपको बताता चलूं, इस समय पूरे के पूरे स्पेस के अंदर 20,182 छोटे या बड़े वो पीस हैं डेबरी के, कचरे के, जिसमें से इंडिया के सिर्फ 114 है। सोच के देखो, इसरो जो है दुनिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्पेस एजेंसी है और इंडिया सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च भी करती है, उसके बावजूद भी सिर्फ 114 ही हमारा कचरा है, जबकि दूसरी कंट्री का देख लो आप कितना है, 25,000 से भी प्लस है। ऑलरेडी हमारा जो इसरो है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना। हम बहुत ज्यादा, ये ना आपका हमें पता ही है इंडिया वाले कैसे होते हैं, वेस्टेज हम लोग करते ही नहीं। मार्केट से पजामा लेके आते हैं, 5 साल वो पजामा पहनते हैं, फिर उस पजामे को साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, फिर उसके लिए बाइक साफ करने के यूज करते हैं, अरे जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती तब तक छोड़ते ही नहीं है उसको। तो हम लोग ये टेक्नोलॉजी अपनी जो हमारे कल्चर में है, प्रैक्टिस में है, उसको हम लोग स्पेस के अंदर भी इंक्लूड करते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, वही है कि प्रॉपर बढ़िया रिसोर्स आप करिए, टेक्नोलॉजी का आप कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नया नया टेक्नोलॉजी बनाएगा, इन्वेस्टमेंट का इंश्योर करेगा। और एक कंट्री का ये काम नहीं है, बहुत सारी कंट्री को एक साथ आना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है इन्होंने यहाँ पे बता रखी हैं वे फॉरवर्ड में, आप इसको मेंशन कर सकते हो। मैंने इस आर्टिकल के ऊपर इसलिए टाइम लिया है क्योंकि मेंस में ये बिल्कुल बना बनाया क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से सवाल आपका जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं। यूपीआई द डॉन ऑफ द डिजिटल फिनटेक निर्वाणा। तो इंडिया में जो यूपीआई वाला पूरा सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में बेसिकली बात करता है। यूपीआई आप समझ ही रहे होंगे, ये ना यूनिफाइड पेमेंट जो हमारा सिस्टम होता है, ये नहीं, हमारा जो एक्सप्लेनर सेक्शन में उसमें जाएंगे हम लोग। हाँ, तो ये इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा बात किया है कि इंडिया ने बहुत महारत हासिल की है और पूरी दुनिया सैल्यूट करती है इंडिया को इस बिकॉज ऑफ यूपीआई सिस्टम। अमेरिका यूरोप वगैरह में कहीं यूपीआई सिस्टम नहीं है, उनका एक अपना सिस्टम होता है, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इंडिया में क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है सिटी बैंक का अकाउंट है, आपके पास जो है वो पीएनबी का अकाउंट है, तो आपको किसी बैंक में ब्रांच में जाने की जरूरत ही नहीं है भैया, आपको पीएनबी और सिटी बैंक की वेबसाइट ओपन करने की जरूरत भी नहीं है। आप क्या करिए, बस अपना यूपीआई एड्रेस डालिए, कोई भी आप ऐप यूज करते हो, भीम, पेटीएम, जो भी करते हो, और विद इन मिनट, विद इन सेकंड पीएनबी के अंदर आपका पैसा ट्रांसफर हो गया और आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देनी पड़ी। समझ रहे हो, इतना सीमलेस सिस्टम, इतना हाईली सिक्योर सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है। इवन साउथ कोरिया के अंदर भी ऐसा सिस्टम नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसीलिए तो इंडिया जो है वो लीड कर रहा है पूरी दुनिया को आज के समय डिजिटल इनोवेशन के मामले में, और अभी तो शुरुआत है। अभी तो बच्चे ने सिर्फ अभी तो चलना शुरू भी नहीं किया ढंग से, अभी तो बहुत आगे जाना है हम लोगों को यूपीआई में। इवन जो फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका है, उसने अभी हमारे यहाँ से आरबीआई के ऑफिशियल्स को इनवाइट किया था कि भैया हमें सिखाइए
कैसे आपने यूपीआई बनाया, हम लोग भी यहाँ पे करना चाहते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और कई सारी कंट्री हैं जैसे सिंगापुर वगैरह, यूएई वगैरह, वहां तो उन्होंने तो यूपीआई को एक्सेप्ट करना शुरू भी कर दिया है। आने वाले समय में अभी फ्रांस के साथ हमारी बात चल रही है, जर्मनी के साथ बात चल रही है, वहां पे भी वो लोग इंडिया के यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करने वाले हैं एज इट इज। समझ रहे हो कितनी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलैरिटी है हमारे सिस्टम की। तो कैसे ये काम करता है इसके बारे में इतना ज्यादा जानने की हमें जरूरत है नहीं, बट यूबिक्विटस पेमेंट सिस्टम है ना। मतलब इसकी देखते तो कॉस्ट बहुत कम होती है, राइट। आपको जीरो पैसा देना पड़ता है। दूसरी बात, इंडिया में जो इंटरनेट की पेनिट्रिटी जो है पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है। हाई स्पीड इंटरनेट आपको सिटीज में खासकर मिल जाता है ना। और आपको सिर्फ मोबाइल नंबर होना, आपका सिर्फ मोबाइल नंबर आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने एक और नया प्रोग्राम चलाया था जिसके तहत आपके पास स्मार्टफोन होने की जरूरत भी नहीं है ना। आपके पास जो नॉर्मल फोन होता है उससे भी आप यूपीआई को सिस्टम को जो है यूज कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो इंडिया में यूपीआई को बहुत खास बनाती हैं। और यंग जनता है बहुत ज्यादा, और यंग जनता यूज करती है। कोविड की वजह से भी काफी ज्यादा पुश मिला। मुझे याद है पिछले 12 दिन से 10-12 दिन से मेरी जेब में एक भी पैसा कैश नहीं है, कैशलेस हूं मैं बिल्कुल ही। हर 5 रुपए की पेमेंट, 10 रुपए की पेमेंट सिर्फ अपने मोबाइल से करता हूँ। इतनी ज्यादा लग्जरी और बहुत बढ़िया चीज है यार यूपीआई, है ना। तो वही कुछ कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं, रिपीटेड सी चीजें हैं, आप डेफिनेटली इसको जाके पढ़ सकते हो। छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, जितना मैंने आपको बताया दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक वाला हम लोगों ने कर लिया, स्पेस वाला हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो सामने आता है वो ये वाला है, ठीक है। ये थोड़ा हम लोगों ने यूपीआई कर लिया था। कल आपको कुछ एमसीक्यूज मैंने पूछे थे, 2 एमसीक्यू। तो पहला था जो है लडखान जो टेम्पल है, बेसिकली वो कर्नाटक के अंदर होता है, ठीक है। और आईहोल जो जगह है वहां पे है ये, और ये वुडन रूफ्ड टेम्पल ऑफ जो हिल्स हैं उससे जो इंस्पायर है। इसकी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। इसमें दोनों जो है स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। जो पल्लवा टेम्पल है, इट इज एन आर्किटेक्चर विच लेड टू द ओरिजिन ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट स्फीयर ऑफ द साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, मंडपा, रथ और लार्ज टेम्पल्स, ठीक है। 3 चीजें इससे निकल के आई थी। पल्लवा स्टाइल इज बिलीव टू ओरिजिनेट फ्रॉम द टाइम ऑफ द महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन से इसकी शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। आज के एडिटोरियल सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एडिटोरियल सेक्शन में हमारे पास ये आता है, ये वाला, इंडिया नीड्स टू स्केल अप द डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। वैसे आपको बताता चलूं कि आज बहुत सारे एडिटोरियल बहुत अच्छे आए हैं। एडिशनल आर्टिकल मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया, उसको पढ़ सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। राइट इंटेंट, कंफ्यूजिंग कंटेंट वाला आप डाल सकते हो, डेफिनेटली अच्छा है ये, मुझे बढ़िया लगा था। इसमें हम लोग ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए, तो इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो जाके, ठीक है। इसको तो छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। ए केओटिक वर्ल्ड एंड पेरिल ऑफ द मल्टीलेटरलिज्म, इसमें जो है रशिया चाइना लिंक की बात कही गई है, G7 की बात कही गई है, यूएई की इंडिया के साथ मीटिंग की बात कही गई है ना। रिपीटेड सी चीजें हैं, लेकिन अगर किसी ने पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अगर समय नहीं है तो फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड सी चीजें। प्रॉब्लम विद आवर यूनिवर्सिटी विजन, यस ये वाला पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सारे तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। किसी दिन अगर द हिंदू में कम आर्टिकल आएंगे तो उस दिन मैं इसको पिकअप कर लूंगा, आज इसको पिकअप नहीं करने वाला हूं, राइट। आज मैंने ये पिकअप किया है न्यूट्रिशन वाला, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें भी कई सारी चीजें रिपीटेड सी दी गई हैं, लेकिन वीमेन न्यूट्रिशन वो सब चीजें हम लोग काफी इंपॉर्टेंस हमारे लिए होती है। तो देखिए ये कहता है कि इंडिया ने जो है पिछले कुछ सालों में, ठीक है, बहुत तरक्की की है हर चीज में, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, है ना। बहुत बहुत तरक्की की है। लेकिन आज भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है वो बहुत बड़े लेवल पे है भैया। आज भी हमारे यहाँ पे 30.5% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं। स्टंटेड समझते हो? जब आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होती है उसे हम लोग स्टंटेड कहते हैं। आज भी हमारे यहाँ पे 67.1% जो बच्चे हैं वो अनीमिक हैं, मतलब उनके खून की कमी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और इन रीजन की वजह से इंडिया में जितनी भी चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब समझते हैं जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर जब वो पैदा होता है, तो 68.2% चाइल्ड मोर्टेलिटी सिर्फ इन रीजन की वजह से होती है। और इनके पीछे कारण क्या है? कारण है न्यूट्रिशन। बच्चे को या तो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाता, अगर मिलता है तो वो ये टाइम पे नहीं मिलता है, और अगर टाइम पे भी मिलता है तो जितनी उसको जरूरत होती है उससे कम मिलता है। बड़ी प्रॉब्लम है भैया इंडिया में। अब इन सारे की चीजों की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? पहली बात तो जो बच्चे की लर्निंग प्रोसेस होती है वो खत्म हो जाती है। अरे भैया जब बच्चे में जो खून की कमी होगी, वो अंडर न्यूट्रिशन होगा, स्टंटेड होगा, वेस्टेड होगा, तो बेचारा क्या ही सीखेगा। कहा जाता है ना कि एक हेल्दी जो दिमाग होता है वो हेल्दी बॉडी के अंदर जो है रहता है। तो जब बॉडी ही हेल्दी नहीं होगी तो भैया खाली दिमाग क्या करेगा? इससे बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी जो है वो बहुत पुअर हो जाती है।
उसकी स्कूल परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाती है। और जब वही बच्चा कल को बड़ा होता है ना, तो उसकी अर्निंग रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब उसने स्कूल में ही पढ़ाई नहीं करी, उसको समझ में ही नहीं आई चीजें, तो कल को जाके उसको भैया जॉब कैसे मिलेगी, है ना। और भी बहुत सारी चीजें जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर वगैरह, वो भी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके लिए हमारे पास एक पहले प्रोग्राम हुआ करता था जिसे कहते थे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। बाद में सरकार ने इसकी रीब्रांडिंग कर दी, मतलब नई बोतल में पुरानी शराब हम लोग बेच रहे हैं। इसकी रीब्रांडिंग करके सरकार ने इसका नाम रख दिया प्रधानमंत्री पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान, ध्यान रखना आपने, पोषण अभियान। हालांकि इसके अंदर काफी सारे चेंजेस हम लोगों ने करे हैं। पहले इसके अंदर आंगनबाड़ी इंक्लूड नहीं थी, अभी हम लोगों ने आंगनबाड़ी सिस्टम को इंक्लूड कर दिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ द वीमेन एंड द जो चाइल्ड जो है वो एक नोडल एजेंसी है जो इसको पोषण स्कीम को इंक्लूड करती है। यहाँ पे ये बड़ी अच्छी चीज है, इसके अंदर जो है 1000 डेज को टारगेट किया गया है। मतलब एक जो मदर होती है और चिल्ड्रन होता है, 1000 डेज तक उसकी हम लोगों ने टेक केयर करनी है। इन 1000 डेज में से क्या होता है, 270 डेज तो उसकी प्रेगनेंसी वाले ही हो गए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसके बाद 730 डेज आफ्टर प्रेगनेंसी उस मदर की जो है टेक केयर की जाती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है, उसको दवाइयां वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये होता है हमारे इस स्कीम के तहत, पोषण स्कीम के तहत। ये आपने चीज यहाँ पे जो है ध्यान रखनी है। जिसमें उन्होंने एक दो चीजें और कही हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें ये कहता है कि इसमें बहुत सारी चीजें कवर की जाएंगी, जैसे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, है ना, वीमेन एम्पावरमेंट, एक्सेसिबिलिटी टू द इम्प्रूव्ड वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन वगैरह, वो सब चीजें जो है इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। आर गेटिंग दिस पॉइंट? अब देखो क्या होता है हमारे एग्जाम में, जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, खाली पीली स्टेटमेंट कोई काम की नहीं होती है। जब तक आप उसकी स्टेटमेंट को किसी डेटा के साथ प्रूफ नहीं दोगे एग्जामिनर को, तब तक आपकी स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव नहीं करेगा। क्यों करे भैया, आपको जानता थोड़ी है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो आपको बिलीव करवाने के लिए डेटा देना पड़ता है। जैसे हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, अगर आप उसका डेटा दोगे ना तो एग्जामिनर आपके ऊपर बिलीव करेगा, आपको नंबर ज्यादा देगा। तो ये क्या कहता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? ये कहता है कि इंडिया में पिछले कुछ सालों में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुई है। पिछले 5 सालों की बेसिकली बात कर रहा है। जैसे जो एंटी नेटल जो सर्विस अटेंडेंस है वो इंक्रीज हुई है इंडिया में। पहले वो 58% थी, अभी वो 70% हो गई है। दिस पॉइंट? वीमेन का जो बैंक अकाउंट है, पहले सिर्फ 63 वीमेन के पास बैंक अकाउंट हुआ करता था, आज के समय में लगभग 80% के पास है। मोबाइल फोन पहले सिर्फ 45% और अब 54% वीमेन के पास जो है मोबाइल फोन है। दिस पॉइंट? जो है चाइल्ड मैरिज की बात करता है, पहले जो है 56% चाइल्ड मैरिज होती थी, अभी 23 होती है। तो इंप्रूवमेंट तो हुआ है। ईयर ऑफ स्कूलिंग के अंदर भी इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले वो 35% थी, अभी 41% है। अभी भी लेकिन इंडिया को न्यूट्रिशन मामले में बहुत काम करना है। यहां पे हमारी परफॉर्मेंस अभी भी बहुत खराब है। आपको पता है दुनिया में जितने भी अंडर न्यूट्रिशन बच्चे हैं उसमें से 20% तो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। इसको दूर करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे को 6 महीने तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। इसको कहा जाता है एक्सटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसके ऊपर सरकार काफी फोकस करती है। होता क्या है, मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है, अपनी फैमिली में भी देखा है, जैसे ही बच्चा 3-4 महीने का होता है उसको कमर्शियल मिल्क पिलाना शुरू कर देती हैं। आपको ये पता है सरकार ने बच्चों के लिए कमर्शियल जो मिल्क है उसको पूरी तरह से बैन कर रखा है। सरकार कहती है कि 6 महीने तक बच्चों को एक्सक्लूसिवली उनकी जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करने से बच्चों को बेस्ट न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन यहां पे भी समस्या है। समस्या ये है कि सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव और रूरल इंडिया, जिसे हम लोग सटारा कहते हैं, और आईआईटी मुंबई ने ये रिसर्च किया कि एक्सटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए भी बच्चों की उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी। दिस पॉइंट? एक बच्चे का हर रोज जो वेट है वो 30 से 35 ग्राम इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि पता ही नहीं है मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते कैसे हैं, कब करवाते हैं, कितना करवाना चाहिए। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वीमेन को ट्रेनिंग देने की भी जरूरत है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवा सकते हो। दिस पॉइंट? इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि 6 महीने तक बच्चा दूसरा फूड भी कंज्यूम कर सकता है। कमर्शियल मिल्क मत पिलाइए, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चे को हम लोग मैश फीड कर सकते हैं, मैश फीड कर सकते हैं। जैसे जो उबला हुआ आलू है तो उसको मैश करके बच्चे को खिला दिया, या कुछ और चीजें होती हैं, है ना। कमर्शियल मिल्क मत पिलाइए, मिल्क सिर्फ मदर का पिलाइए, दूसरी चीजें बच्चे को खिला सकते हो। ये कुछ चीजें इन्होंने कही हैं। बाकी इन्होंने और कहा है भाई इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं।
जो मन की बात है, स्वच्छ भारत अभियान है, उसके अंदर हम इस प्रोग्राम को इंक्लूड कर सकते हैं। हमारा जो पुराना प्रोग्राम है जिसे हम लोग आईसीडीएस कहते हैं, जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट, हमारे पास जो स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, 1975 में हम लोगों ने लॉन्च किया था। पुरानी स्कीम हो गई है, इसको जो है चेंज करने की जरूरत है। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं आप उनको इंक्लूड कर सकते हो, और जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसके तहत हम लोग मदर्स को जो है राशन वगैरह फ्री में दे सकते हैं, वो चीज आप यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हो, है ना, आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो डेफिनेटली। और जो सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं, है ना, जैसे पोलियो अभियान के लिए हम लोग अमिताभ बच्चन वगैरह को सबको टाई अप करते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है इन्होंने यहाँ पे बताई हैं सॉल्यूशन के तौर पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, थोड़ा लंबा चला गया सेशन क्योंकि टॉपिक आज बढ़िया वाले थे, कम थे लेकिन काफी इफेक्टिव थे। वो शक्तिमान बोलता है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो आज मोटी बातें हम लोगों ने करी, इसीलिए थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन किसी भी बच्चे ने लाइक और कमेंट किए बिना नहीं जाना है, वीडियो को एंड नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मुझे पता चलना चाहिए कि कितने बच्चे हमारा एनालिसिस देखते हैं, आपके कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।